नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। बिल्कुल। आज हमारे पास एक श्रोता का अनुरोध आया है गीतांजलि श्री के उपन्यास हमारे शहर की नीली बारिश पर। ये अनुरोध बहुत दिलचस्प है, खासकर रेत समाधि को जो ज़बरदस्त कामयाबी मिली उसके बाद तो हर कोई उनके काम को और गहराई से जानना चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात साफ कर दूं। हाँ, जरूर। गीतांजलि श्री का हमारे शहर की नीली बारिश नाम से कोई उपन्यास नहीं है। जिस उपन्यास का जिक्र हो रहा है वो असल में 1998 में प्रकाशित हुआ था और उसका नाम है हमारा शहर उस बरस। अच्छा, तो हमारा शहर उस बरस, ये शीर्षक ही मतलब कि अपने आप में कितना कुछ कह रहा है। हमारा शहर, एक अपनेपन का एहसास, और फिर उस बरस जैसे एक दूरी बना देता है, जैसे वो कोई ऐसा साल था जिसे हम शायद अपनाना नहीं चाहते। ये इस उपन्यास का केंद्रीय तनाव है। और उस बरस से मतलब है 1992 का साल, जब बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। ये उपन्यास उन्हीं दंगों की आग में झुलसते एक शहर की कहानी है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर उस बरस ऐसा क्या हुआ कि हमारा शहर सिर्फ एक शहर रह गया, हमारा नहीं रहा। चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी हमें किस तरह की माहौल में ले जाती है? कहानी एक अनाम उत्तर भारतीय शहर में खुलती है और लेखिका ने शहर का नाम नहीं दिया, जो इसे हर उस शहर की कहानी बना देता है जिसने ये दर्द झेला है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है, वो सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। हाँ। गलियों में कर्फ्यू लगा है, हवा में नफरत और शक घुला हुआ है, और लोग अपने ही पड़ोसियों से नजरें चुरा रहे हैं। मतलब शहर अपनी ही परछाई से डर रहा है। बिल्कुल। और इस डर और नफरत के बीच में कहानी के केंद्र में कौन है? कहानी के दिल में दो दोस्त हैं, हनीफ और शरद। अच्छा। हनीफ एक मुस्लिम इतिहासकार हैं और शरद एक हिंदू इतिहासकार। पर वो सिर्फ दोस्त नहीं है, उनकी दोस्ती उस शहर की मिली जुली तहजीब का प्रतीक है। अच्छा। बचपन साथ गुजरा, पढ़ाई साथ की, और अब तो एक ही घर में रहते हैं। मतलब उनकी दोस्ती धर्म की पहचान से कहीं आगे? हाँ, और वो इसे एक नाम भी देते हैं। वो खुद को न हिंदू मानते हैं न मुसलमान। वो कहते हैं कि हम एक तीसरी जमात का हिस्सा है। तीसरी जमात? हाँ, यानी सिर्फ इंसान, ये उनकी पहचान है। ये उनका एक तरह से विद्रोह है उस बंटवारे के खिलाफ जो बाहर की दुनिया उन पर थोपना चाहती है। तीसरी जमात, ये सुनने में कितना ताकतवर लग रहा है। पर क्या ये विचार सिर्फ उन दोनों दोस्तों का था, एक निजी विद्रोह, या उपन्यास ये इशारा करता है कि समाज में और भी लोग थे जो इस बंटवारे से बाहर सोचना चाहते थे, पर शायद डर के मारे चुप थे? ये बहुत गहरा सवाल है। उपन्यास में तो ये उनकी निजी दुनिया का केंद्र है, उनका बनाया हुआ एक सुरक्षित किला। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसे और भी किले थे जो उस बरस की आंधी में ढह गए? और इस कहानी को हम तक पहुंचा कौन रहा है? मैंने पढ़ा है कि कहानी का नैरेटर यानी कथावाचक, वो भी एक बहुत दिलचस्प किरदार है। हाँ, और वो इस कहानी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। कहानी एक अनाम महिला सुना रही है जो खुद को लेखिका नहीं मानती। वो खुद को एक कॉपी करने वाली कहती है। कॉपी करने वाली? जी, उसका काम बस इतना है कि जो भी वो देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, उसे हूबहू कागज पर उतार दे। मतलब वो कोई जजमेंट पास नहीं कर रही है, सिर्फ गवाही दे रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये आज के ज़माने की फाउंड फुटेज फिल्मों जैसा है, जहाँ कैमरे का कच्चापन ही उस घटना को और ज़्यादा असली बना देता है। लाख साहित्यिक युक्ति है, ऐसा कहकर लेखिका खुद को कहानी से एक कदम पीछे कर लेती है। इससे कहानी को एक क्रूर निष्पक्षता मिलती है, जैसे वो कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि एक सीसीटीवी कैमरा हो जो बिना किसी भावना के सिर्फ सच रिकॉर्ड कर रहा है। और अब पाठक को खुद तय करना है कि वो इस सच को देखकर क्या महसूस करे। बिल्कुल। तो हमारे पास ये सेटअप है, एक शहर जो नफरत से जल रहा है, उसके बीच दोस्ती का एक किला जिसे तीसरी जमात कहा गया, और एक खामोश गवाह जो सब कुछ कॉपी कर रही है। अब यहाँ से टकराव शुरू होता होगा। ये बाहर की आग उस दोस्ती के किले पर क्या असर डालती है? और यही उपन्यास का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो आग धीरे धीरे उस किले की दीवारों को भी जलाने लगती है। जो नफरत बाहर गलियों में है, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके घर में, उनके दिमाग में, उनके रिश्ते में घुस आती है। हनीफ, जो हमेशा से खुद को एक इतिहासकार, एक दोस्त, एक इंसान मानता आया था, उसे पहली बार एहसास होता है कि दुनिया के लिए उसकी पहली पहचान एक मुसलमान की है। शहर की हर निगाह उसे चुभने लगती है,
उसे लगता है ये शहर अब उसका नहीं रहा। और शरद का क्या? वो तो बहुसंख्यक समुदाय से है, उसे कैसा महसूस होता है? शरद एक अलग तरह की पीड़ा से गुजरता है। उसे एक अपराध बोध घेर लेता है। उसे लगता है कि सिर्फ हिंदू होने की वजह से समाज ने उसे उस हिंसक भीड़ का हिस्सा मान लिया है, जो हमलावर है, जो अपराधी है। तो एक तरफ डर है और दूसरी तरफ अपराध बोध। हाँ, और वो इस पहचान से लड़ना चाहता है, लेकिन शहर का माहौल उसे बार बार उसी कटघरे में खड़ा कर देता है। वो अपने दोस्त हनीफ से नजरें नहीं मिला पाता। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। मतलब आपकी निजी पहचान क्या है, आप खुद को क्या मानते हैं, ये मायने ही नहीं रखता। समाज आपको एक लेबल देता है और आपको उसी के हिसाब से बर्ताव करना पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। बिल्कुल, एक तरह की बौद्धिक और भावनात्मक कैद। और यही वो कैद है जो उनके दोस्ती में दरार डालती है। वो जो तीसरी जमात का आजाद ख्याल था, वो इन दो पहचानों के बोझ तले दबने लगता है। और इस बड़ी कहानी के साथ साथ उपन्यास में कई छोटी छोटी कहानियां भी हैं शायद, जो उस त्रासदी को और बड़े पैमाने पर दिखाती हैं। हाँ, क्योंकि एक बड़ी त्रासदी को समझने के लिए अक्सर उन छोटी निजी कहानियों की जरूरत पड़ती है जो उस वक्त आम लोगों ने जी थीं। सही बात है। उपन्यास में ऐसे कई किस्से हैं। एक मुस्लिम परिवार का घर जला दिया जाता है और उनके वो पड़ोसी जिनके साथ सालों से चाय और त्योहार साझा किए थे, वो चुपचाप अपनी छतों से तमाशा देखते हैं। एक और बहुत ही मार्मिक कहानी एक हिंदू लड़के की है जो अपनी मुस्लिम दोस्त को एक उन्मादी भीड़ से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो लड़का पूरी जिंदगी उस नाकामयाबी के अपराध बोध के साथ जीता है। ये सब सुनकर ही महसूस होता है कि इस टूटन और बिखराव को शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल रहा होगा। और यहीं पर लेखिका की भाषा और शैली का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। रेत समाधि में हमने उनका एक बहुत ही जादुई और प्रयोगात्मक अंदाज देखा था। क्या उस अंदाज की जड़ें हमें इस पुराने उपन्यास में भी दिखती हैं? बिल्कुल दिखती हैं, और शायद यहाँ वो अंदाज और भी ज्यादा तीखा और जरूरी है। यहाँ भाषा सिर्फ कहानी कहने का औजार नहीं है, वो खुद उस टूटे हुए समय का सबूत है। गीतांजलि श्री अधूरे वाक्यों का इस्तेमाल करती हैं, शब्दों को तोड़ती मरोड़ती हैं, व्याकरण के नियमों से खेलती हैं। भाषा का ये टूटा हुआ अंदाज, क्या ये सिर्फ समाज के बिखराव को दिखा रहा है, या फिर ये उस सदमे की भी निशानी है जहां इंसान के पास अपनी बात कहने के लिए पूरे पूरे वाक्य भी नहीं बचते, जैसे जुबान भी उस हिंसा से घायल हो गई हो? एक स्टाइल नहीं है, ये उस समय का मनोविज्ञान है। जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पाता, तो भाषा साथ छोड़ देती है। ये ट्रॉमा की भाषा है। वो लिखती हैं तो लगता है जैसे कोई हाफते हुए रुक रुक कर अपनी बात कह रहा हो। उनकी शैली एक ही पल में आपको किसी छोटी सी बात पर हंसा सकती है और अगले ही पल सच्चाई का एक ऐसा थप्पड़ मारती है कि आप सुन रह जाते हैं। मतलब ये पाठक को आराम से बैठकर कहानी पढ़ने नहीं देती, बल्कि उसे उस बेचैनी और घुटन का हिस्सा बना लेती है। बिल्कुल। तो इतनी बेचैनी, इतना दर्द, इतना बिखराव, इस सब का अंत कहाँ होता है? क्या हनीफ और शरद की दोस्ती, उनकी तीसरी जमात, क्या वो इस तूफान से बच पाती है? उपन्यास का अंत किसी हिंदी फिल्म जैसा नहीं है जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, इसका अंत उतना ही यथार्थवादी और परेशान करने वाला है जितनी इसकी कहानी। दंगे खत्म हो जाते हैं, कर्फ्यू हट जाता है, शहर वापस सामान्य होने का दिखावा करने लगता है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। शहर की आत्मा पर जो जख्म लगे हैं वो रह जाते हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं। और हनीफ और शरद, उनकी दोस्ती पूरी तरह टूटती नहीं, लेकिन उसमें एक स्थायी दरार आ जाती है। वो जो तीसरी जमात का उनका साझा विश्वास था, उनका किला, वो बिखर जाता है। वो शायद फिर से एक घर में रहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन उनके बीच अब हमेशा एक अदृश्य दीवार रहेगी, जो उस बरस की यादों, डर और अपराध बोध से बनी है। वो दोस्ती अब कभी वैसी बेफिक्र और मासूम नहीं हो पाएगी। और वो नीली बारिश जिसका जिक्र हमारे श्रोता ने शुरू में किया था, अब हम उस पर आते हैं। उसका इस अंत से क्या लेना देना है? हाँ, यहीं पर वो नीली बारिश का खूबसूरत और दर्दनाक प्रतीक सामने आता है। कथावाचक यानी वो कॉपी करने वाली कहानी के अंत में कहती है कि उस बरस शहर में पानी की बारिश नहीं हुई थी, उस बरस शहर पर एक नीली बारिश बरसी थी। नीली बारिश, ये बारिश दर्द की थी, आंसुओं की थी, खून की थी। वो कहती है कि इस बारिश ने ऊपर ऊपर से तो शहर की सड़कों की धूल और दाग धो दिए, लेकिन ये लोगों के दिलों में बहुत गहरे जख्म छोड़ गईं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। ये एक इतनी शक्तिशाली छवि है जो उस पूरे साल के दर्द को एक प्रतीक में कैद कर लेती है।
ये सुनकर ही मन भारी हो जाता है। इसका मतलब ये उपन्यास सिर्फ दंगों का एक रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है, ये उससे भी कहीं गहरे सवाल उठाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों होता है। निश्चित रूप से ये उपन्यास कुछ बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल पाठक के सामने छोड़ जाता है। हमारा शहर कब तक हमारा रहेगा? वो कौन सी लकीर है जिसके खिंचते ही हमारा शहर तुम्हारा और मेरा में बट जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम कब तक एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारते रहेंगे और फिर सामान्य होने का नाटक करते रहेंगे? ये सवाल 1998 में जितने जरूरी थे, आज भी उतने ही हैं, शायद उससे भी ज्यादा। और अगर हम इसकी तुलना रेत समाधि से करें, तो दोनों उपन्यास एक ही लेखिका के होकर भी कितने अलग हैं। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। जैसा हमने कहा, दोनों ही उपन्यास भाषा और शैली के स्तर पर बहुत प्रयोगात्मक है, लेकिन जहां रेत समाधि का कैनवास ज्यादा व्यक्तिगत, दार्शनिक है, सीमाओं के पार जाने की बात करता है, वहीं हमारा शहर उस बरस कहीं ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक उपन्यास है। ये सीधे सीधे हमारे समाज की एक बहुत दुखती रग पर हाथ रखता है। ये आपको असहज करता है, आपसे सीधे सवाल पूछता है और आपको अपने समाज की उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमारा शहर उस बरस एक शहर के टूटने की कहानी है, एक गहरी दोस्ती के बिखरने की कहानी है और इंसानियत के सामने खड़े हुए सबसे मुश्किल सवालों की कहानी है। ये बताती है कि कैसे नफरत सबसे पहले भरोसे को मारती है। बिल्कुल। उपन्यास का केंद्रीय विचार यही है कि सांप्रदायिक हिंसा सिर्फ घर, दुकान और गलियां नहीं जलाती, वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंसानी रिश्तों को जलाती है, हमारी पहचान को हमेशा के लिए बदल देती है और हमारे अंदर ऐसे जख्म छोड़ जाती है जो पीढ़ियों तक रीसते रहते हैं। वो हमको मैं और तुम में बदल देती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। उपन्यास में हनीफ और शरद खुद को तीसरी जमात कहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ इंसान। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब समाज इस तरह दो खेमों में बढ़ जाता है, तो उस तीसरी जमात यानी विशुद्ध इंसानियत के लिए कितनी जगह बचती है और उस बची कुची जगह को बनाए रखने की, उसे फैलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है।